चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, हरियाणा के मंडोरा में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो RSVC को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के तत्वाधान में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जरूरतों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं संधारणीय समाधानों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने 2003-4 में रूटेस की अवधारणा तैयार की थी। RSVC मॉडल की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। तो ये पंचायत स्तर पर दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विविध ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने के लिए 12 प्रौद्योगिकी ट्रक की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगा। ये कई वर्षों तक 15 से 20 गांवों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में ठोस सहायता प्रदान करेगा। बाजार तक पहुंच, तो ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए ONDC अमेजन और मार्केट मिर्ची जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग पर जोर देता है। व्यापकता, RSVC मॉडल का विस्तार करने हेतु देश भर में 20 नए केंद्र खोलने की योजना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टेकप्रेन्योर्स कार्यक्रम के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की भी योजना है। ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो कृषि नवाचार, ई-नाम जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को बाजारों से जोड़ते हैं तथा कृषि उपज का बेहतर मूल्य और पारदर्शी व्यापार प्रदान करते हैं। उद्यमिता, तो ई-कॉमर्स और 3D प्रिंटिंग जैसे तकनीकी छोटे व्यवसायों का समर्थन करती है। इससे उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। शिक्षा, तो PM ई-विद्या और स्वयं जैसे कार्यक्रम ऑनलाइन तरीके से बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार भी करते हैं। इसके अलावा इस तरह के तकनीकी नवाचार समाज में डिजिटल विभाजन को खत्म करने का कार्य भी करते हैं। वित्तीय समावेशन, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम और PM जनधन योजना प्रत्यक्ष व नकद रहित अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे धोखाधड़ी को कम करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। जल प्रबंधन, तो राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इससे कृषि क्षेत्र में जल का दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तकनीकी उन्नति, तारा ई-श्रम प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया US ट्रस्ट यानी ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल शुरू की गई। तो भारतीय प्रबंधन मंत्री की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान घोषित इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स, एडवांस मटेरियल आदि क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। ट्रस्ट पहल का महत्व जानते हैं। तो ये पहल सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देगी। इससे भारत और अमेरिका दोनों देशों में रोजगार सृजित हो सकेंगे। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मौजूद बाधाओं को कम करेगी, निर्यात नियंत्रण का समाधान करेगी और उच्च तकनीक के व्यापार को बढ़ावा, समग्र निर्यात को बढ़ावा देगी। महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों एवं सक्रिय औषध सामग्री आदि के लिए विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करेगी। आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और चीन के प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने के लिए लिथियम, दुर्लभ भूतत्वों जैसे सामरिक खनिजों की पुनः प्राप्ति एवं प्रसंस्करण में आपस में सहयोग को बढ़ावा देगी। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां जैसे रक्षा, AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में सरकार से सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को उत्प्रेरित करके नवाचार को प्रोत्साहित करेगी। भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मजबूत करने में मदद करेगी। साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में देखते हैं। तो ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों के आधार हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर सीमित मात्रा में उत्पादन एवं भू राजनीतिक कारकों के कारण इनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा बना रहता है। महत्व, रक्षा, नियोडीमियम, समैरियम जैसे महत्वपूर्ण दुर्लभ भूतत्वों को मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और रडार के उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रदर्शन वाले चुंबकों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उन्नत बैटरी बनाने में लिथियम, कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग किया जाता है। और मेडिकल में यूरोपियम और टर्बियम बायोटेक इमेजिंग और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को बढ़ाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत अमेरिका पहले। स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी प्रोग्राम, तो ये एल्यूमिनियम, कोयला खनन और तेल एवं गैस जैसे भारी उद्योगों से महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ भूतत्व की पुनः प्राप्ति एवं प्रोसेसिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP, तो ये अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों और यूरोपीय संघ के बीच एक सहयोग है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। भारत 2023 में इसमें शामिल हुआ था।
नेक्स्ट है खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क यानी एमएसपी के अंतर्गत शुरू की गई पहली। यह एक संयुक्त वित्त पोषण निकाय है जिसे वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। भारत 2024 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगली न्यूज हमारी जो है, भारत के पहले इंटरटाइडल बायोब्लिट्स के दौरान कई इंटरटाइडल प्रजातियां दर्ज की गई। तो इंटरटाइडल बायोब्लिट्स भारत के इंटरटाइडल जोन की जैव विविधता को दर्ज करने के लिए आयोजित एक सिटीजन साइंस पहल है। इसका कोस्टल कंजर्वेशन फाउंडेशन और ईस्ट कोस्ट कंजर्वेशन टीम ने संयुक्त रूप से आयोजन किया था। इस पहल के दौरान प्लेटफॉर्म स्यूडोसेरोस बिफासिया को पहली बार भारत की मुख्य भूमि पर दर्ज किया गया। इसे आंध्र प्रदेश के तट पर खोजा गया था। इसके विषय में जानते हैं तो इंटरटाइडल जोन यानी अंतर्ज्वारीय क्षेत्र वह स्थल है जहां समुद्र भूमि से मिलता है। यह क्षेत्र उच्च ज्वार के दौरान जलमग्न रहता है और ज्वार कम होने पर हवा के संपर्क में आ जाता है। यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ रहने वाली प्रजातियों में नमी, तापमान और लवणता में निरंतर होने वाले बदलावों को सहन करने के साथ साथ तेज लहरों का सामना करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इंटरटाइडल जोन का महत्व जानते हैं तो यह समुद्री जीवों के लिए प्रजनन क्षेत्र है। यह क्षेत्र वास्तव में मछलियों, क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवों के लिए संरक्षित नर्सरी के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक बफर का कार्य करते हुए तटीय क्षेत्रों के कटाव को रोकता है। इस तरह यह समुद्री लहरों की ऊर्जा को अवशोषित कर तटरेखा को स्थिर रखता है। यह प्राथमिक उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही यह ऊर्जा, पोषक तत्वों और प्रदूषकों के प्रवाह को स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच नियंत्रित करता है। प्राथमिक उत्पादन तो वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वपोषी बायोमास यानी शैवाल और पादप का निर्माण है। यह कार्बन अवशोषण का प्रमुख स्रोत भी है। दरअसल यह क्षेत्र कार्बन को संग्रहित करने में सहायक होता है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। इंटरटाइडल जोन के समक्ष प्रमुख खतरे तो जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से समुद्री तूफानों की तीव्रता और समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में समुद्री जीव जंतु मर रहे हैं। इस वजह से संपूर्ण खाद्य श्रृंखला खतरे में पड़ सकती है। मानव गतिविधियों की वजह से व्यवधान तो तेल रिसाव, तटीय पर्यटन संसाधनों का अत्यधिक दोहन, स्थलीय वायुजनित और समुद्री प्रदूषण तथा तटीय विकास गतिविधियां इंटरटाइडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। देखते हैं इंटरटाइडल जोन यानी जलमग्न स्थिति के अनुसार स्प्रे जोन तो ये मुख्य रूप से हवा से उड़कर आई जल की बौछार यानी स्प्रे और समुद्री लहरों के टकराने से उत्पन्न बूंदों के कारण आर्द्र बना रहता है। यह तूफानों के दौरान जलमग्न हो सकता है। प्राप्त प्रजातियां स्मॉल बार्नकल्स, लाइकेन, पेरिविंकल घोंगे, लिम्पेट्स आदि। फिर है हाई इंटर टाइडल जोन तो यह क्षेत्र केवल उच्चतम ज्वार के दौरान जलमग्न होता है। यह सबसे गर्म, शुष्क और उच्च लवणता वाला क्षेत्र होता है। इससे प्राप्त प्रजातियां हैं चरम स्थिति को सहने वाले समुद्री जीव, कुछ विशेष प्रकार की शैवाल, समुद्री घोंगे, तटीय केकड़े आदि। फिर मध्य इंटरटाइडल जोन तो यह क्षेत्र औसत ऊंच और निम्न ज्वार के बीच स्थित होता है। यहाँ पाए जाने वाले जीव हवा के साथ संपर्क और जलमग्न होने की लगातार प्रक्रिया के प्रति अनुकूल होते हैं। प्राप्त प्रजातियां हैं समुद्री घास, सी एनीमोन, गोभी मछलियां आदि। फिर है निम्न इंटरटाइडल जोन तो यह जोन चरम निम्न ज्वार की अवधि को छोड़कर लगभग हमेशा जलमग्न रहता है। प्राप्त प्रजातियां हैं इस जोन में प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता प्राप्त होती है। यहाँ प्राप्त प्रजातियों में सी अर्चिन, सी स्टार, कोरम यानी मूंगा, न्यूडी ब्रांच, ऑक्टोपस आदि शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज की जो है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक वस्त्र निर्यात मूल्य को 3 गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए करना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2025 को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य को 5F के विजन से लक्षित समय से पहले प्राप्त किया जा सकता है। ये 5F है, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन। भारत टैक्स 2025 के विषय में जानते हैं तो भारत टैक्स 2025 वस्त्र उद्योग जगत का एक प्रमुख आयोजन है। इसमें एक व्यापक मेगा एक्सपो आयोजित किया जाता है। यह एक्सपो कच्चे माल और सहायक सामग्री से लेकर तैयार वस्त्रों तक की पूरी वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करता है। वस्त्र क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वस्त्र और परिधान उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान है। कृषि के बाद यह देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। वस्त्र क्षेत्र में 4.5 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। CII के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र व परिधान विनिर्माता देश है। वस्त्र क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां तो महंगा कच्चा माल यानी फाइबर, विनिर्माण लागत का 60 से 70% हिस्सा फाइबर पर खर्च करना होता है। फाइबर भारत में महंगा हो गया है। प्रदूषण, वस्त्र क्षेत्र वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 10% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा वस्त्र विनिर्माण दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदूषण का स्रोत है। संरचनात्मक चुनौतियां तो वस्त्र उद्योग अधिक संगठित नहीं है। इसमें MSME इकाइयों की संख्या अधिक है। उत्पाद में अधिक विविधता की कमी है और चीन, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे
प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत में वस्त्र उद्योग की दक्षता की कमी है। जानते हैं वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें कौन सी हैं? तो कपास उत्पादक मिशन। इस मिशन की केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य कपास उत्पादन की उत्पादकता और सततता में सुधार करना है। नेक्स्ट है वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना यानी समर्थ। इसका उद्देश्य संगठित वस्त्र एवं संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना है। फिर है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना। तो इसका उद्देश्य वस्त्र विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। फिर आती है हथकरघा उत्पादों के लिए जीआई टैगिंग। तो जैसे उपड्डा, जामदानी साड़ी, असम के मुगा सिल्क, कश्मीरी पश्मीना जैसे उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के लिए ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस पहल की घोषणा की। तो भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस की घोषणा की गई। इस पहल का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में उद्योग साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि भारत पहला देश है जिसके साथ अमेरिका ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस प्रौद्योगिकियों के साथ काम करने की पेशकश की। इसके विषय में जानते हैं, ये एक समुद्री अवधारणा है जिसमें समुद्र के नीचे हर चीज की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी रणनीतियों, नीतियां आदि का उपयोग करना शामिल है। भारत के लिए महत्व तो संभावित सुरक्षा जोखिमों का पता लगाने और त्वरित प्रक्रियाओं के माध्यम से समुद्री डकैती, आतंकवाद, अंतर्राज्यीय संघर्ष आदि के खिलाफ क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। नीली अर्थव्यवस्था और पर्यावरण प्रबंधन में अवसरों के साथ आर्थिक एवं संधारणीयता संबंधी हितों को सुनिश्चित करेगा। समुद्री क्षेत्र में विश्वास और सहयोग का निर्माण करके भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को मजबूत करेगा। यूडीए में प्रौद्योगिकियां तो मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल, इसमें दूर से संचालित यूयूवीएस और स्वायत्त यूवीएस शामिल हैं। ये परिष्कृत सेंसर्स और कैमरों से सुसज्जित होते हैं। भारत में माया, अमोघ और अदम्य जैसे यूयूवीस विकसित किए हैं। ध्वनिक निगरानी तो सोनार सिस्टम, सोनोव्यू, सीपीकेट, स्वायत्त निगरानी प्रणाली आदि। भारत की बीईएल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्ट्रा मैरीटाइम के साथ मल्टी स्टैटिक एक्टिव सोनोव्यू के सह उत्पादन और अमेरिका की AL3 हैरिस के साथ एक्टिव टोड एरे सोनार सिस्टम्स के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तो बाथमीट्रिक LIDAR सतह के समुद्र नीतल और नदी तल की गहराई को मापने के लिए पानी में प्रवेश करने वाली हरी रोशनी का उपयोग करता है। यूडीए के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां कौन सी हैं? तो विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, विदेरियों से संबंधित मुद्दे और सुसंगतता से संबंधित समस्या, विशेषीकृत ध्वनिक आवश्यकताएं तो उष्णकटिबंधीय पर्यावरणों एवं जल के नीचे स्थित स्थलाकृतियों से समस्या, समन्वय का अभाव तो समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच बाधित सहयोग क्षमता। अगली न्यूज है हमारी, भारत के विदेश मंत्री ने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। तो हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत इंडिया फाउंडेशन ने 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ की थी। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए क्षेत्रीय मामलों पर एक प्रमुख सलाहकार मंच के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर विचार विमर्श करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका तो प्रथम, प्रत्युत्तरकर्ता की भूमिका। भारत श्रीलंका जैसी तनावग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करता है। दवाओं, टीकों, ईंधन और उर्वरकों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के माध्यम से आपदाओं एवं संघर्षों के दौरान तुरंत सहायता प्रदान करता है। कनेक्टिविटी पहल तो भारत कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग IMTT और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC जैसी प्रमुख क्षेत्रीय परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, क्वाड सिंगापुर में RECAAP केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संलयन केंद्र, वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स आदि के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। समुद्री तैनाती तो उत्तरी अरब सागर और अदन की खाड़ी में की जा रही है। संस्था निर्माण, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आदि में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत के लिए IOR का महत्व तो आर्थिक हित, भारत 80% विदेशी व्यापार, 90% ऊर्जा आयात और महत्वपूर्ण मत्स्यान एवं पर्यटन के लिए हिंद महासागर पर निर्भर है। रणनीतिक लक्ष्य तो भारत का उद्देश्य पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करके इस क्षेत्र को शांति, आर्थिक समृद्धि और समुद्री स्थिरता का क्षेत्र बनाए रखना है। चोक पॉइंट्स का नियंत्रण तो IOR में भारत का केंद्रीय स्थानीय से स्वेज नहर, बाब अल मंडेब, होमुर जलदब्रु मध्य, मलक्का जलदब्रु मध्य आदि सहित महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने WOAH के सहयोग से पशुधन क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए रोड मैप तैयार किया।
इसके विषय में जानते हैं। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। मिशन वैश्विक पशु रोगों के मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पशु चिकित्सा पर वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करना तथा उन जानकारियों का विश्लेषण करना और उनका प्रसार करना, पशु रोगों को नियंत्रण में लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को प्रोत्साहित करना आदि। भारत सहित 183 सदस्य हैं। इसके गवर्नेंस तो विश्व प्रतिनिधि सभा इस संस्था में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है और WOAH पशु स्वास्थ्य देखभाल और जानवरों से फैलने वाले रोगों यानी जूनोसिस से संबंधित मानकों के लिए WTO का रेफरेंस संगठन है। नेक्स्ट है लोगरहेड कछुआ यानी कैरेटा। एक हालिया स्टडी के अनुसार लोगरहेड कछुआ अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के चुंबकीय गुणों को सीख और याद रख सकता है। इसकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो बड़ा सिर और मजबूत जबड़े हैं। पर्यावास अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के उपोष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण जल में तथा भूमध्य सागर में। जीवन काल इसका 70 से 80 वर्ष या उससे अधिक भी हो सकता है। व्यवहार सभी समुद्री कछुओं की तरह ये कछुए भी समुद्री सरीसृप हैं। ये सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं। आमतौर पर ये मांसाहारी होते हैं, हालांकि कभी कभी ये वनस्पतियों का सेवन भी करते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। अक्सर लंबे प्रवास के बाद आहार प्राप्ति स्थलों पर लौटते हैं। संरक्षण स्थिति तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। नेक्स्ट है ओवाइड कोशिकाएं। तो शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार की मस्तिष्क कोशिकाओं की खोज की। इन्हें ओवाइड कोशिकाएं नाम दिया गया। ये न्यूरॉन का एक प्रकार है। न्यूरॉन रिकॉग्निशन मेमोरी में प्राथमिक भूमिका निभाता है। रिकॉग्निशन मेमोरी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मस्तिष्क नई और परिचित वस्तुओं के बीच अंतर करता है, साथ ही लंबे समय तक याददाश्त बनाए रखने में मदद करता है। ये अंडे के आकार की होती हैं, इसलिए इन्हें ओवाइड कोशिकाएं नाम दिया गया है। ये कोशिकाएं मनुष्यों, चूहों और अन्य जानवरों के हिप्पोकैम्पस के भीतर मौजूद होती हैं। जब भी हमारा सामना किसी नई चीज से होता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो वस्तुओं को स्मृति में संग्रहित करती हैं। यह खोज वस्तु की पहचान से संबंधित मस्तिष्क की बीमारियों के उपचार में सहायता कर सकती है। इन बीमारियों में अल्जाइमर रोग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और मिर्गी शामिल है। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने भूमध्य सागर के नीचे उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाया। न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। इनमें शून्य विद्युत आवेश, शून्य आकार, लगभग शून्य द्रव्यमान और लगभग शून्य अंतःक्रिया होती है। प्राप्ति तो वे ब्रह्मांड में दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पार्टिकल में है। पहले स्थान पर फोटॉन्स हैं। पता लगाना कठिन है। न्यूट्रिनो केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इससे उनका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। विशेषताएं तो ये सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से भी आकर्षित नहीं होते हैं और अपने स्रोत से सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। नेक्स्ट है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। तो IIT कानपुर ने सतत ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक अभिनव सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन से नमी हटाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित करने में सक्षम बनाएगी। महत्व है, यह बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ये खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम करेगी, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगी, उपज की विपणन क्षमता में वृद्धि करेगी। नेक्स्ट अकाबा की खाड़ी। तो एक हालिया अध्ययन से होलोसीन काल के अंत के दौरान अकाबा की खाड़ी में प्रवाल भित्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण रुकावट का पता चला। इसके विषय में जानते हैं। तो ये लाल सागर का उत्तर पूर्वी विस्तार है। यह अरब प्रायद्वीपीय और सिनाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। तिरान जल संधि अकाबा की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। पूर्वी अफ्रीका भ्रंश प्रणाली का अभिन्न अंग है। सीमावर्ती देश हैं इसके इजराइल, जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब। अकाब की खाड़ी में NEOM ब्राइन पूल्स की खोज की गई है, यानी लवणीय अंडर वाटर झीलों की। नेक्स्ट है कोमोडो अभ्यास। तो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS शार्दुल और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलांस P8I विमान भाग ले रहे हैं। पहला कोमोडो अभ्यास 2014 में आयोजित किया गया था। यह एक गैर युद्धक प्रकृति का सैन्य अभ्यास है। इसे इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। तो मेटा ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की शुरुआत की। लंबाई है अंडर सी केबल की लंबाई 50,000 किलोमीटर होगी। यह सब सी केबल 5 महाद्वीपों को जोड़ेगी। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह केबल समुद्र में 7,000 मीटर तक की गहराई में भी बिछाई जाएगी। तकनीक तो जहाज के लंगर और अन्य खतरों से केबल की रक्षा के लिए उतले तटीय जल
जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक बरियल पद्धति का उपयोग किया जाएगा। महत्व है, उच्च गति कनेक्टिविटी वाले 3 नए समुद्री गलियारे शुरू हो जाएंगे। इससे दुनिया के डिजिटल हाईवे के विस्तार और संचार को बेहतर बनाया जा सकेगा और अधिक आर्थिक सहयोग और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब देखते हैं अंत में सुर्खियों में रहा स्थल है लेबनान, राजधानी बेरूत। तो लेबनान ने बेरूत में संयुक्त राष्ट्र लेबनान अंतरिम बल के काफिले पर हालिया हमले की निंदा की। भौगोलिक अवस्थिति जानते हैं इसकी, तो पश्चिम एशिया के लेवांत क्षेत्र में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में स्थित है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय भूमध्य सागर। भौगोलिक विशेषताएं, तो प्रमुख नदियां हैं लितानी, ओरोन्टेंस, बालबेक आदि। सबसे ऊंची चोटी कुर्नेत, अलसावदा। प्रमुख घाटी है बेका यानी अल्बिका। पर्वत है लेबनान पर्वत और हरमन पर्वतमाला। ठीक है, ये बात की हमने लेबनान की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।